तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बंगाली हॉरर फैंटेसी फिल्म को जिसका नाम है भूतपुरी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी अकेली भूतनी के बारे में जिसका ये मानना है कि इंसान मरने के बाद पहले भूत बनते हैं, जिसके बाद में वो अच्छे काम करते हैं या फिर सेटिस्फाइड होकर फेरिस में बदल जाते हैं। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार पर जाकर इसे देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम शोरजू नाम के एक बच्चे को आधी रात में अपने ही घर के ऊपर छत पर देखते हैं जो नींद में वायलिन बजा रहा था। जहाँ पर वो छत के कोने पे खड़ा होकर उस वायलिन को बजा रहा था। अगर वो यहाँ से गिर जाता तो एक ही सेकंड में उसकी जान भी जा सकती थी। तभी उसकी माँ शीलो को उसके वायलिन की आवाज़ आती है, जिसका पीछा करते हुए वो देखती है कि छत पर शोरजू ही वायलिन बजा रहा है, जिसको देखकर शीलो जल्दी से जाकर उसे वहां से उतारती है और उसे होश में लेकर आती है। अगले सीन में हम शीलो को अपने हस्बैंड के साथ अपने डॉक्टर अंकल के पास जाते देखती है। वो उनसे बात करना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा रवैया क्यों कर रहा है, जहां हमें ये पता चलता है कि असल में शोरजू पिछले कुछ टाइम से ऐसा कर रहा था। जिसके जवाब में उसके अंकल शीलो को ये कहते हैं कि बच्चों में ये बहुत ही आम चीज़ है, इसे हम स्लीप वॉकिंग कहते हैं, इसमें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। शीलो उनसे ये कहती है कि अगर ये प्योरली स्लीप वॉकिंग की कंडीशन है तो शोरजू इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा सकता है, उसने ये कभी भी नहीं सीखा। वो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना तो सीख रहा है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। असल में शीलू को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बेटे के ऊपर किसी स्पिरिट का अटैक हो, जिसके जवाब में उसके अंकल कहते हैं कि वायलिन बजाना उसने रैंडमली स्टार्ट कर दिया होगा, इसमें कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। साइंस बहुत आगे जा चुकी है, जिसकी वजह से कई लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह सोचना कि भूत प्रेत हैं बहुत ही गलत बात है। और शीलो को ये भी कहते हैं कि अगर उनकी बात माननी है तो वो लोग कहीं दूर वेकेशन पे चले जाएं, जिससे कि शीलो का मूड भी चेंज हो जाएगा। यानी उसके दादा का गांव, वहां पर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कालू ठाकर का एक बहुत ही बड़ा मेंशन था, जिसको अब तक एक मास्टर नाम का आदमी संभाल रहा था। अब मास्टर साहब उनके आने से पहले ही घर की साफ सफाई करवाते हैं। मास्टर साहब उनके आने से पहले घर के काम करने के लिए बनवाड़ी काका नाम के एक आदमी को भी वहां रख लेते हैं। अब अगले सीन में रात में जब बनवाड़ी सबके लिए खाना बना रहे थे, तब शोरजू उनके पास आके दुर्गाबारी नाम की जगह के बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसे अपनी माँ से पता चला था। जवाब में बनवाड़ी काका उसे कहते हैं कि दुर्गाबारी एक खंडर जैसी जगह है। पता चलता है कि गांव में दुर्गा पूजा चल रही, जिसकी शुरुआत यहाँ पर कालू ठाकर ने की थी। अब अगले सीन में हम मास्टर साहब को देखते हैं जो अपने वालिद से बात कर रहे होते हैं और उनके फादर उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो घर उनके लिए कितना ख़तरनाक है। वो असल में शीलो की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर मास्टर साहब जवाब देते हैं कि वहाँ पर अब पहले जैसा ख़तरा तो नहीं है, तकरीबन वहाँ रहना अब बिल्कुल ही सेफ है। अब उसके बाद अगले सीन में हम शोरजू को देखते हैं जो गांव में भटकते हुए जंगल की तरफ चला जा रहा था, जहां वो अचानक एक खंडर वाली जगह पर पहुंचकर बैठ जाता है। जिस दौरान बांसुरी बजाते हुए उसकी नज़र कुछ दूर बैठी हुई लड़की पर पड़ती है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, पूरी तरह से सज धज के बैठी थी। तभी अचानक से वो गायब हो जाती है और सीधा शोरजू के सामने आ जाती है, जिससे हम और शोरजू ये समझ पाते हैं कि यही उस लेडी की आत्मा है जिसके बारे में यहाँ पर बनवारी काका ने बताया था। लेकिन इससे शोरजू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कंफर्म करने लगता है कि क्या ये वही स्पिरिट है, यानी वही दुर्गाबारी वाली आत्मा जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे। तभी वो आत्मा खुद के बारे में बताती है कि मेरा नाम बोनलता है, तुम कौन हो जो दुर्गाबारी में आने की हिम्मत कर रहे हो। अब जाकर शोरजू को इस बात पर यकीन हो जाता है कि यही जगह दुर्गाबारी है। अब शोरजू फिर बोनलता से पूछता है कि क्या तुमने ही मेरी माँ की गोल्डन इयररिंग्स चुराई थी, यानी कि कान के झुमके जो उन्हें काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहे थे। इस पर बोनलता उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो मैंने चुराई हैं, जिसके जवाब में शोरजू कहता है कि सभी लोग कहते हैं तुम्हें सोने की ज्वेलरी बहुत ही पसंद है। जिसे सुनकर बोनलता कहती है ये सब इंसानों की बनाई हुई कहानियाँ हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी बोनलता शोरजू को छूने की कोशिश करती है और वो उसे छू भी लेती है।
जो काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन था उसके लिए, क्योंकि ख़त्म होने के बाद आज तक उसने कभी किसी भी इंसान को टच नहीं किया था। तभी रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उसे वहाँ एक बड़ा सा टनल नज़र आता है, जहाँ पर उसे मखान नाम का एक चोर भी मिल जाता है, जो कुछ ही देर में शोरजू से बात करते हुए उसे बहुत ही प्राउडली बताता है कि मेरे दादा परदादा भी इसी चोरी के धंधे में थे और मैं भी उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी ये उनका पुश्तैनी काम है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये टनल पूरे गांव में फैले हुए थे, जिनके ज़रिए वो कहीं भी आ जा सकता था। इस दौरान वो शोरजू को बताता है कि पहले इस गांव के अंदर सती प्रथा भी हुआ करती थी, जो इन चीज़ों को हाईलाइट करती है, जिसके अंदर लेडीज़ को उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जिंदा ही आग में जलाया जाता है, जिसकी वजह से गांव में बहुत सारी सती की आत्माएं घूमती थीं। शोरजू को ये पता चलता है कि मखान ही वो चोर है जिसने उसकी माँ के इयररिंग्स को चुराया था, जिसे मखान उसे वापस भी कर देता है। लेकिन अब शोरजू वो इयररिंग्स अपनी माँ के कमरे में छुपा के रख देता है और अगले दिन वापस दुर्गा बारी पर जाता है, जहाँ वो एक बार फिर से बोनलता से मिलता है और उससे उसकी कहानी के बारे में पूछता है कि वो कैसे मरी और वो कहाँ पर रहती थी। जिसके बाद बोनलता उसे अपनी कहानी के बारे में बताती है, जिसे हमें पता चलता है कि बोनलता मरने से पहले एक विडो थी। उस वक्त उसके फादर उसे फिर से शादी करने के लिए कह रहे थे, जिसका एक सॉलिड रीज़न था। इसीलिए वो गुस्से में आकर अपने घर से चली जाती है। उसे रास्ते में जाकर दुर्गा बारी से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ देखने जाती है तो किसी ने पीछे से उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से बोनलता की स्पिरिट भटक रही थी और आज तक उसे ये पता नहीं चला कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। यही बात बोनलता जानना चाहती थी। उसने एक ड्रीम भी देखा था जहाँ वो एक एंजल बन रही थी, लेकिन हुआ ये कि इन चीज़ों की वजह से वो यहीं ज़मीन पर ही रह गई, या फिर यूँ कह लें कि ज़मीन और आफ्टर लाइफ के दरमियान में। कहते हैं ना कि किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसकी रूह यहीं रह जाती है। यही सेम चीज़ बोनलता के साथ हो रही थी। हालांकि इस वक्त बोनलता और शोरजू दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब शोरजू ये डिसाइड करता है कि वो बोनलता की हेल्प करेगा। वो काफ़ी छोटा था लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अब शोरजू जब घर पर था तभी मखान उससे मिलने आता है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि घर में ऐसे कई सारे आने जाने के रास्ते भी हैं, जिसके बारे में मखान बहुत ही अच्छे से जानता है। वो उसे ये भी बताता है कि शोरजू असल में काला ठाकुर का ही ब्लड लाइन है। ये जानता था मखान। कालू ठाकर एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट थे। शोरजू चाहता था कि बोनलता की स्पिरिट यहाँ जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए, इसीलिए वो मखान से कहता है कि उसकी हेल्प करे और उसकी मदद से ही कि काला ठाकुर के सालों पुराने पूजा घर में जाता है, जहाँ पर उन्हें काला ठाकुर की एक किताब मिलती है, जिसमें उन्होंने पहले से लिखा था कि शायद उनके मरने के बाद बोनलता की स्पिरिट सबको परेशान करेगी, लेकिन देवी महामाया की पूजा करने से इसको रोका जा सकता है। अब उन्हें ये पता चलता है कि बोनलता कालू ठाकर के ज़माने से ही भटक रही हैं। कालू ठाकर भी इस बात को जानते थे, जो सबसे बड़ी अजीब बात थी। यहाँ पर आगे जाके मास्टर साहब को ये बात पता चलती है कि शोरजू दुर्गा बारी पर गया था और शायद उसने वहाँ पर रहने वाली स्पिरिट को भी देखा, जिसके बाद ये बात वो अपने फादर को बताता है, जो कालू ठाकर के ज़माने के आखिरी मददगार थे। उन्होंने एक टाइम पे कालू ठाकर के अंडर काम भी किया था। अब मास्टर जी के पिता शीलू से मिलने आते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि कालू ठाकर वैसे नहीं थे जैसे सभी गांव वाले सोचते हैं। सभी को यही लगता था कि वो एक प्रीस्ट हैं, लेकिन उनकी दूसरी सच्चाई बहुत ही कम लोग जानते हैं। जिसके बाद वो कालू ठाकर की उस टाइम की कहानी सुनाते हैं जब वो खुद एक बच्चे थे और उनके अंडर काम करते थे, यानी कि मास्टर के फादर जब बच्चे थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैंने आपके बताए हुए सारे रिचुअल परफॉर्म किए हैं, लेकिन अभी तक बेटा नहीं हुआ। और उसे ये डर था कि कहीं उसका ख़ानदान ख़त्म ही ना हो जाए। शायद तुम्हारा ख़ानदान जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो अपने सबसे छोटी बेटी का सैक्रिफाइस दो। जिसे सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो गया। यही वो दूसरा काला सच था कालू ठाकर के बारे में। इसीलिए तो शायद उनका नाम कालू ठाकर था, क्योंकि वो ऐसे ही काले और गलत काम करते थे। अगले ही सीन में हम कालू ठाकर को उस आदमी की सबसे छोटी बेटी की बलि देते हुए देखते हैं,
जहाँ पर वो दुर्गा बारी की जगह पर दफन किया जाता है। उस वक्त उनके साथ मास्टर के फादर भी थे, जो तब एक छोटे बच्चे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कालू ठाकुर की दरगाह से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और बोनलता ये बात जाकर कालू ठाकुर को बताती है। इस बात को घुमाते हुए कालू ठाकुर बोनलता के फादर से कहता है, तुम्हारी बेटी को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, यानी ये माँ बनना चाहती है। अब तो विधवाओं की शादी भी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बोनलता की फिर से शादी होने के पीछे ये एक गहरा राज था। तो यही एक राज था क्योंकि कालू ठाकुर ने ये बात सजेस्ट की थी ताकि बोनलता इस राज से कभी भी पर्दा न उठा सके। जब बोनलता के फादर ने शादी करवाने की ख्वाहिश की तो लड़के वालों ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। इसी वजह से शायद वो अपने घर से भागी थी। इसके बाद क्या हुआ ये तो हमें पहले से ही पता है। हम बोनलता के मुँह से ये सुन चुके हैं पहले ही। यहाँ पर हमें कहानी का वो सच पता चला जिसके अंदर बोनलता की मौत का राज छुपा हुआ था। यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली राज। जब बोनलता गुस्से में घर से जा रही थी तब उसे फिर से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ दुर्गा बारी से आई, जिसके पीछे वो उस जगह तक पहुँच गई जहाँ पर कालू ठाकुर ने उस बच्ची को दफनाया। ये वक्त था जब कालू ठाकुर भी वहीं पर था और बोनलता का पीछा कर रहा था। उसके दिल में इस बात का डर बैठ गया था कि कहीं बोनलता को ये बात पता ना चल जाए कि यहाँ एक बच्ची का जिस्म भी दफनाया गया है, वरना उसका ये काला सच बाहर आ जाता कि वो बच्चों की सेक्रीफाइस दिया करता था और सारे गांव वालों को ये बात पता चल जाती, जिसके ज़रिए उसकी रिस्पेक्ट भी कम हो सकती थी। इसीलिए काला ठाकुर तभी बोनलता के सर पर पीछे से वार करता है और यही सीन हमने फिल्म के शुरू में देखा था जब बोनलता ने उसे बताया था। इसके बाद वो उसे वहीं पर मार देता है। जब बोनलता के फादर देखते हैं कि वो घर में नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और अपनी बेटी की लाश कर देखकर वो रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम बोनलता और उसके फादर की लाश को देखते हैं। काला ठाकुर अपने पहचान वालों से पुलिस को पैसे खिलाता है और ये साबित करता है कि इन दोनों ने खुद को ख़त्म कर लिया। यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं दिखाई जाती कि बोनलता के फादर को पिछली रात ठाकुर ने मारा या फिर खुद ही वो अपनी लाश, बेटी की लाश को देखकर सदमे में ख़त्म हुए। वैसे यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि बोनलता की हकीकत दिखाई जाती, लेकिन खैर जहाँ तक मुझे लगता है कि बोनलता के फादर को भी काला ठाकुर ने ही ख़त्म किया था। जब उसके फादर बोनलता को ढूंढने वहाँ पर आए उस वक्त भी काला ठाकुर वहीं पर छुपा था और उनको मारने के पीछे दूसरी रीज़न ये थी कि बोनलता की मौत के बारे में कोई सवाल जवाब करने के लिए बचे ही ना। बात रही उन आवाज़ों की तो वो और किसी ने भी नहीं सुनी थी। इन सब चीज़ों के दौरान मास्टर जी के फादर कालू ठाकुर के साथी थे, इसलिए उनको सब कुछ पता था। वैसे ही एक रात वो दुर्गा बारी से गुजर रहे थे तब उन्होंने बोनलता की स्पिरिट को देखा, जिसके डर से वो वहाँ से भाग गए। उनके हाथ से आग वाली मिसाल नीचे गिरी और उनका आधा चेहरा जल गया। लेकिन उन्होंने फिर जब बोनलता की आत्मा वाली बात कालू ठाकुर को बताई उसके कुछ दिनों बाद ही कालू ठाकुर ने जल समाधि ले ली, या फिर यूँ कहें कि बोनलता के डर से उन्होंने ऐसा किया था। शायद इसीलिए किया कि उन्हें अपनी गलती का रिग्रेट था कि अगर ये राज सबके सामने आया तो उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। इससे बेहतर उन्होंने यही समझा कि वो खुद ही पीछे हट जाएं, जिससे उनकी जो इज़्ज़त है वो कायम रहे। अब ये सारी कहानी बताने के बाद मास्टर के फादर शीलू से कहते हैं कि बोनलता की आत्मा तभी आज़ाद होगी जब वो कालू ठाकुर के आखिरी वारिस को ख़त्म कर देगी। और इस वक्त शोरजू और बोनलता दोनों ही वहीं पर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं और आखिरी बात सुनते ही बोनलता वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे ये बात नहीं पता चली थी कि शोरजू ही कालू ठाकुर का असली वारिस था और यही रीज़न था कि वो उसे छू सकती थी। अब हम बोनलता की स्पिरिट को देखते हैं जो शोरजू के रूम में आ गई थी। अब अगले सीन में हम शीलू को देखते हैं। तभी बोनलता की आत्मा शोरजू के रूम से बाहर आकर शीलू को पोजेस कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीलू अचानक से स्लीप वॉकिंग करते हुए घर की छत पर आ गई थी। दूसरी तरफ शोरजू फिर से नींद में वायलिन बजाता है, जहां वो काफ़ी देर तक उसे बजाता ही रहता है। हम उसी ड्रीम को देखते हैं जहां पर हमेशा बोनलता खुद को एक बोर्ड के ऊपर देखती थी। यहाँ होता यह है कि उसके पर निकल आते हैं और वो एक एंजल में बदलने लगती है। साथ ही साथ वो हवा में लेविटेट भी कर रही थी और यूँ लगता है कि ये जो बोर्ड है
ये उसे आफ्टर लाइफ में लेके जाने की वाली है। तभी ऐसा करने पर अचानक से शोरजू को होश आ जाता है। वो अपनी माँ को ढूंढता है लेकिन गेट अंदर से लॉक था। तभी वो बनवारी काका को बुलाता है, जिसके साथ ही वो अपनी माँ को ढूंढते हुए छत पर जाता है, जहाँ पर उसे शीलू बेहोश हालत में लिखती है। यहाँ पर जो बोर्ड लगा था उसकी आत्मा को शांति मिल ही गई थी, जो कि मुझे लगता है कि किसी और के हाथ से नहीं बल्कि शोरजू के हाथ से ही मिलनी थी। शायद उसे ये एहसास हो गया था कि इन सब में शोरजू की कोई भी गलती नहीं है। बोनलता भी ये बात जान गई थी कि उसे किसने मारा, और बात रही कालू ठाकर की, तो उन्होंने तो ऑलरेडी ही जल समाधि ले ली थी, जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं मार सकती थी। उसके पास दूसरा बेहतरीन ऑप्शन यही था कि वो खुद को आज़ाद करे और हमेशा के लिए अगली दुनिया में चली जाए, और उसके बाद ही वो एंजल बन सकती थी। ये बात यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्पिरिट्स हैं उनके अंदर जब कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो आफ्टर लाइफ में एंटर कर सकती हैं। शोरजू अपनी माँ को संभालता है, और इसी दौरान हम पास्ट के कुछ सीन देखते हैं जहाँ बोनलता रोते हुए नजर आती है, जहाँ वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसे शोरजू को मारना होगा, वो भी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन यहाँ उसने एक दूसरा रास्ता चुना, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अगले दिन शीलू इस वेकेशन को यहीं ख़त्म करती है और अपने घर जाने के लिए सोच लेती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अजीब और वियर्ड चीज़ें हो रही थीं। वहाँ से जाने से पहले शोरजू बोनलता से मिलने जाता है, लेकिन इस बार मोहनलता उससे मिलने नहीं आती, क्योंकि वो आज़ाद हो चुकी थी। आखिर में अब वो मकान और बनवारी काका को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं जब वो ऑटो के अंदर था, उसके पास मोहनलता का एक सुनहरा पर आकर गिरता है, जो उसे ब्लेसिंग दे रही थी कि अगर ये सुनहरा पंख इस चीज़ को सिग्निफाई करता था कि वो फाइनली आफ्टर लाइफ में जा चुकी है।